नमस्कार साथियों। साथियों, भारतीय इतिहास में यूरोपियों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने भारत के इतिहास में एक नए सोपान को जोड़ा, एक नए अध्याय को जोड़ा। साथियों, भारतीय नागरिक होने के नाते भारत के इतिहास को जानना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम स्वयं को जान पाएंगे। साथ ही इतिहास में हुई घटनाएं हमारे वर्तमान और भविष्य को लेकर नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाती हैं। इसका एक उदाहरण यह भी हो सकता है कि जब ब्रिटिशों का गुलाम हमारा देश था, क्योंकि इसका आधार यह था कि ब्रिटेन से एक कंपनी भारत में व्यापार के नाम पर आती है और वह धीरे धीरे भारत को ब्रिटिशों का उपनिवेश बना देती है, भारतीयों को ब्रिटेन का गुलाम बना देती है। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसके पश्चात भी भारतीय नेता लंबे समय तक इस मानसिकता में रहे कि हम विदेशी कंपनियों को किसी भी प्रकार से भारत में स्थापित नहीं होने देंगे। कहीं भारत एक बार फिर से विदेशी कंपनी के अंतर्गत एक बार फिर कहीं उसी प्रकार की गुलामी को न झेले। यह भय बना हुआ था। ये तब तक रहा जब तक कि आर्थिक सुधार होते हैं, जब तक कि उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर भारत बढ़ता है। लंबे समय तक भारत के नेताओं के मस्तिष्क पर यह मानसिकता छाई रही और जिस समय पर आर्थिक सुधार हो रहे थे उस समय पर भी भारतीय नेता इस संदर्भ में असमंजस में थे कि वे विदेशी कंपनियों का या जो उदारीकरण है और वैश्वीकरण है उसकी दिशा में आगे बढ़ें या नहीं। इस संदर्भ में वे पूरी पूरी तरह से असमंजस में थे। तो इतिहास की घटनाओं का भारत के भविष्य को लेकर जो नीतियां निर्धारित होती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों, यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोप के वो दो देश, पुर्तगाल हो, वह डच हो, वे जो हैं ब्रिटिश हो, वे डेनमार्क हो या फ्रांसिस हो, ये भारत आखिर आए क्यों? आवश्यकता क्या थी और ये लोग भारत क्यों आना चाहते थे? आखिर क्या आवश्यकता थी कि समंदर की उफनती लहरों में अपने जहाज को लेकर उतर गए और एक लंबे मार्ग पर चलकर भारत तक पहुंचते हैं, केवल भारत को खोजने। हालांकि जिसे हम कहते हैं कि भारत की खोज हुई, वास्तव में भारत की खोज ऐसा कुछ नहीं है। विदेश के लोग पहले भी भारत में व्यापार करते थे। अरब और ईरान के लोग पहले से ही भारत में व्यापार करते थे और भारत से व्यापार कर जिस सामान को ले जाते उसे यूरोप तक पहुंचाते। भारत की खोज का मतलब ऐसा नहीं है कि भारत को ढूंढा गया, बल्कि यह पुर्तगाल के एक जहाजी, एक नाविक जो कि वास्को डी गामा था, उसके द्वारा एक समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचा गया, जिस पर आज तक कोई न चला था। इस वजह से कहीं ना कहीं इसे भारत की खोज के तौर पर हम पढ़ते हैं। ये भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज था, यूरोप से लेकर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज थी, जिसे हम भारत की खोज के तौर पर पढ़ते हैं। आखिर यूरोपियों को आवश्यकता क्या थी कि वे भारत की तरफ इतना आकर्षित थे कि वे समंदर की उफनती लहरों में इतना साहस का कार्य क्यों? भारत को ढूंढने के लिए। वास्तव में इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि उस समय तक समंदर कोई इतनी जाना माना जगह नहीं थी। स्पष्ट नहीं था कि समंदर कितने दूर तक फैले हैं। मालूम नहीं था कि आगे कोई द्वीप मिलेगा या नहीं। समंदर में एक बार उतर गए तो मालूम नहीं है कि कहाँ पहुंचेंगे कहाँ नहीं। ये बहुत साहसिक समुद्री अभियानों में है और इसके लिए बेहद साहस की आवश्यकता थी। इतना साहस आखिरकार उनमें कैसे आया? इतना प्रेरित आखिर वे यूरोप के लोग कैसे हुए? क्योंकि उस समय तक यूरोप में इस प्रकार की भ्रांतियां थी कि आगे जाकर आप कहीं समंदर में जब बढ़ते जाएंगे तो कहीं से आप नीचे गिर सकते हैं। ऐसा भी था क्योंकि लोगों को इस संदर्भ में पूरा ज्ञान नहीं था कि धरती गोल है और आप एक जगह से अगर सीधे चल पड़ें तो आप दोबारा से घूमते हुए उसी जगह पर आ जाएंगे। इसका ज्ञान नहीं था। तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी, अनेक प्रकार की कहानियां थी और समंदर में साहसिक अभियान करने की कमी थी, साहस की कमी थी। लेकिन यूरोप के लोग इतना कैसे प्रेरित हो गए? साथियों, ये कहानी हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि यूरोप में उस समय तक रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी इटली रोम हुआ करती थी, ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था। एक रोमन साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसे कहते थे बैजेंटिया साम्राज्य, और इसकी राजधानी थी कैंस्टेंटोपल। दूसरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, इसकी राजधानी इटली रोम में थी। कैंस्टेंटोपल, जिसे आधुनिक हम
कुस्तुनतुनिया, और आज इसे हम इस्तांबुल कहते हैं, जो तुर्की देश का एक शहर है। तो इस्तांबुल में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे कि बैजंतिया साम्राज्य कहा जाता था। 1453 में एक युद्ध होता है और उस्मानिया साम्राज्य, जो कि तुर्की का एक छोटा सा साम्राज्य था, उसने कैंस्टेंटोपल पर, या जिसे हम कुस्तुनतुनिया कह रहे हैं, इस पर विजय हासिल कर ली। यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजंतिया साम्राज्य को हरा दिया और कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। अब साथियों, यहां पर होता यह है कि मानव, जो प्राचीन मानव था, वह शुरुआत में बहुत तार्किक था, अपनी मेहनत पर उसको विश्वास था और तार्किक था। धीरे धीरे समय के साथ मानव ईश्वर केंद्रित हो गया, ईश्वर केंद्रित समाज हो गया। इंसान ने कहा सब कुछ जो अच्छा बुरा होता है वो ईश्वर की देन है। यूरोप की घटना है, सब कुछ जो अच्छा बुरा है वो सब कुछ ईश्वर की देन है, और सब कुछ ईश्वर पर वो छोड़ता चला गया। उसने स्वयं कोई मेहनत न की। इससे मनुष्य की तार्किक बुद्धि का विकास रुक गया, बौद्धिक विकास जो था वो रुक गया। इसके बाद जब इस प्रकार की घटना हुई, कैंस्टेंटोपल को या कुस्तुनतुनिया को, बैजंतिया साम्राज्य को जब उस्मानिया साम्राज्य ने जीत लिया, तो ये जो ईसाई थे, इनके मस्तिष्क में ये बात आई कि अगर ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है तो हमारा तो ईश्वर पर इतना विश्वास था, हम कैसे हार गए। और जब ये कुस्तुनतुनिया को छोड़कर या कैंस्टेंटोपल को छोड़कर, अपनी राजधानी को छोड़कर बैजंतिया साम्राज्य के लोग वहां से इटली, रोम की तरफ चले गए, तो ये कुस्तुनतुनिया से अपने प्राचीन ग्रंथों को लेकर गए। प्राचीन ग्रंथ जो कि तर्क पर बात करते थे, जो कि तार्किक बात करते थे, तो वे उन्हें वहां लेकर गए इटली, रोम में, और उन्होंने उनका प्रकाशन किया। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्होंने इसका प्रकाशन किया, और यहीं से आरंभ होता है पुनः तार्किक और बौद्धिक विकास उनका होने लगा, और इसी को पुनर्जागरण कहा गया। यानी जो प्राचीन समय में ये लोग तर्क शक्ति पर आधारित थे, मानव केंद्रित थे, अपनी मेहनत पर विश्वास करते थे, और एक समय के बाद जो कि ईश्वर केंद्रित समाज हो गया था, पूरी तरह से वे ईश्वर पर विश्वास करने लगे थे, कोई अपना परिश्रम ना करते, कोई विचार ना करते, इस तरह की स्थिति में आ गए थे। तो एक बार फिर से उनमें तर्क शक्ति का विकास हुआ और वे तार्किक विचार करने की दिशा में आगे बढ़े। उनका बौद्धिक विकास हुआ किससे? प्राचीन धर्म ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से उनमें एक बार फिर से तार्किक ओर बढ़ना उन्होंने आरंभ किया, और इसी को पुनर्जागरण कहा गया। यानी जो जागृति दब गई थी, उसे पुनः उत्थान उसका किया गया, इसी को पुनर्जागरण कहा गया। तो यहां से, क्योंकि उनमें तार्किक सोच उनमें एक बार फिर से आई, और इसके चलते वे अनुसंधान, शोध, आविष्कार की तरफ आगे बढ़े, और उनमें जिज्ञासा पैदा हुई कि वो दुनिया को जाने और अधिक समंदर को जाने, और इसके बाद वे समंदर में खोज करने आगे बढ़े, और यहीं से अभियान शुरू होते हैं। पुनर्जागरण ने कहीं ना कहीं उन लोगों के मस्तिष्क में, बुद्धि में जो है, इस संदर्भ में एक जो है उनमें जिज्ञासा पैदा की कि वे संसार को जाने। जब उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, यानी कैंस्टेंटोपल को जीत लिया, जो कि आज के तुर्की के इस्तांबुल शहर को हम कहते हैं, तो यही इस्तांबुल शहर वो मार्ग था जहां से कि अरब और ईरान के लोग भारत से व्यापार कर वस्तुओं को यूरोप तक भेजते थे। तो एक कारण यह भी था कि उस्मानिया साम्राज्य ने करों में बहुत बढ़ोतरी कर दी, कर बहुत बढ़ा दी, और वस्तुओं पर, व्यापार पर बड़े प्रतिबंध लगाए। इसकी वजह से यूरोप तक जो सामान पहुंच रहा था वो बहुत महंगा था, और इसने भी उन लोगों को प्रेरित किया कि वे दुनिया में अब अपने रास्ते ढूंढकर व्यापार के लिए आगे बढ़े। पुनर्जागरण एक बड़ा कारण था। तो यहीं से अभियान, खोज के अभियान आरंभ होते हैं, और हम सुनते हैं कि कोलंबस ने 1492 में समंदर में जो उतरा भारत को ढूंढने, वह पूरब दिशा में बढ़ने के बजाय पश्चिम की ओर बह चला, और वह अमेरिका जा पहुंचा, और इसी को कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान 1487 में बार्थोलोमियो डियाज कर एक पुर्तगाली व्यक्ति था। कोलंबस स्पेनिश देश का था। पुर्तगाल का एक जहाजी जो है नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। वो 1487 में निकलता है, और वह केप ऑफ गुड होप तक, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम छोर, दक्षिणी छोर पर जा पहुंचता है। उसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, और वह 1487 में वहां पहुंचा, और वहां से वापस लौट आया 1488 में। लिस्बन लौट गया, पुर्तगाल लौट गया, और उसने वहीं तक अपनी यात्रा की।
अब क्योंकि वहाँ तक मैप बन चुका था कि हम जो है दक्षिणी कोने पर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी कोने पर जा पहुँचे हैं। तो इसके बाद 1492 में एक सफल अभियान होता है जिसका नेतृत्व वास्को डी गामा कर रहा था। वास्को डी गामा निकलता है, वह पहले जो है केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और उसके बाद आगे का मार्ग दिखाने के लिए उसे वहाँ एक व्यापारी मिलता है जो कि भारत गुजरात का था, और उसने उन्हें दिशा दिखाई कि अगर यहाँ से हम सीधे सीधे पूर्व की तरफ इस तरफ चलते रहें तो हम निश्चित रूप से भारत तक पहुँच जाएंगे। और वे भारत पहुँचे। 1492 में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, मालाबार तट केरल के कलिकट नामक स्थान पर, और खूब स्वागत होता है उसका। खूब स्वागत किया जाता है क्योंकि भारत में इससे पहले तक अरब के लोग व्यापार करते थे और उनकी मनमानी थी। तो एक नया व्यापारी जब आया, नए देश से व्यापारी आए, तो भारतीयों को भी यह था कि इन्हें हम अच्छे दामों पर अपना बेच पाएंगे। अब कोई कॉम्पिटिटर आ गया है बोल के, कोई प्रतिद्वंदी आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने उनका स्वागत किया। जमोरिन वहाँ का शासक था और उन्होंने स्वागत किया और बहुत अधिक मुनाफे के साथ भारत से जो है वास्को डी गामा व्यापार कर वापस लौटता है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। और यूरोपियों ने इसके बाद लगातार यूरोपियों का आना आरंभ होता है। पुर्तगालियों के बाद लगभग 100 साल बाद डच भारत आते हैं। नीदरलैंड देश के वासियों को डच कहा जाता है। वे भारत आते हैं, उनके बाद ब्रिटिश और उनके बाद फ्रांसीसी भारत आते हैं। डेनमार्क के लोग उनसे पहले भारत आते हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा होती है और अंतिम तौर से ब्रिटिश निर्णायक जीत हासिल करते हैं और भारत को अपना उपनिवेश बनाते हैं, भारतीय लोगों को गुलाम बनाते हैं।